बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की ये वीडियो मैं कैटेगरी बी यानी कि फार्मेसी असिस्टेंट वालों के लिए बना रहा हूँ। पहले मैं 3 वीडियोस इनके लिए बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कैटेगरी बी का इंट्रोडक्शन और उसके बाद जो है फार्मेसी की डेफिनेशन, उसकी एग्ज़ाम, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फ़िज़िकल फार्मेसी के बारे में पढ़ा था। तो कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि हमें फार्माकोग्नोसी के बारे में बताया जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा मेन टॉपिक है इस बुक का और मुश्किल भी है और ज़्यादा क्वेश्चन भी इसी टॉपिक से आते हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं ना कुछ लेक्चर बुक के शुरू हिस्से से दिया करूँगा, फिर अगला लेक्चर बुक के सेंटर से, फिर अगला लेक्चर एंड वाले मतलब हिस्से से। तो आज हम फार्माकोग्नोसी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अभी अपने मोबाइल का जो कैमरा है वो बुक की जानब करता हूँ और आपको जो है इसके बारे में बताता हूँ। एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने तो सोचा था कि मैं लेक्चर दूंगा और लोग जो है, लड़के जो हैं कैटेगरी बी के स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ेंगे, जिस बात की उनको समझ नहीं लगेगी वो पूछेंगे। तो बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक किसी ने भी बुक के हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं किया। इनके क्वेश्चन जो हैं वो यही हैं कि बुक कौन सी लेनी है, दाखिला कैसे होना है, पेपर कब आने हैं, पेपर कैसे होने हैं, पेपर का पैटर्न क्या है। ये क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं ना, ये आपको तब पता होने चाहिए थे जब आपने एडमिशन लिया था। तो मेरे भाई, अब तो आपका टाइम थोड़ा है, इसी साल के अंदर आपके पेपर होने हैं। तो अब आपको सिर्फ बुक की तैयारी करें, जो बुक में है वो तैयार करें। ये बाकी सारी बातें जो है ना, ये आप फार्मेसी काउंसिल वालों को फ़ोन करके पूछें कि आपका रोल नंबर कब है और कब बारी आनी है। तो मैं जो है ना आपको सिर्फ बुक के रिलेटेड ही ज़्यादा जो है आंसर दिया करूँगा। जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं लगेगी उसको समझाया करूँगा। तो बराए मेहरबानी अपनी तैयारी शुरू कर दें। इसको इतना इजी ना लें, ये इतनी जल्दी तैयार होने वाली नहीं है। और जो तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी बात है, इस बुक को बार बार पढ़ें। एक दफ़ा पढ़ने से ये समझ में आने वाली नहीं। एक टॉपिक को बार बार पढ़ें, जब उससे बोर हो जाएं किसी और टॉपिक को खोल लें, उसको बार बार पढ़ें। और जो आपको लगता है पढ़ने के दौरान कि ये डेफिनेशन आ सकती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, उसे अंडरलाइन करें और उसे अच्छी तरह याद करें। चलें चलते हैं बुक की जानब। मैं अपने मोबाइल का कैमरा बुक की तरफ करता हूँ और आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। जी व्यूअर्स, बुक आपके सामने है। तो सबसे पहले अल्लाह ताला को याद करें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। उसके बाद बुक को खोलें और फिर तैयारी शुरू करें और फिर देखिएगा इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी भी बेहतर होगी। जब आप अल्लाह का नाम लेकर शुरू करेंगे फिर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो आज हम सफ़ा नंबर 119 से शुरू करेंगे। बाब अव्वल, जर्नल हिस्टोलॉजी। इसमें उसने थोड़ी सी डिटेल्स दी है फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में, कि पौधे के अंदर जो खुलिया है किस तरह वो खुराक बनाता है, उसके बारे में थोड़ा सा उसने बताया है। तो इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन जो है या एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। तो इसको आपको समझना ज़रूरी है। समझ के पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी। इसमें लिखा है उसने कि अब ये तस्लीम शुदा हकीकत है कि खुलिया नबातात और हैवानात में फ़ेली अकाई है। ठीक है, खुलिया यानी कि नबातात और हैवानात की अकाई है, बेसिक यूनिट है। जो आपका सेल होता है या आपकी स्किन जो है, आपका स्ट्रक्चर है, उसका बेसिक यूनिट है। एक सेल बिल्कुल छोटा सा होता है, तो इसी तरह पौधों का भी ये बेसिक यूनिट है। रॉबर्ट हुक ने पहली दफ़ा लफ्ज़ खुलिया सेल इस्तेमाल किया। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ आ सकता है कि पहली दफ़ा लफ्ज़ खुलिया किसने इस्तेमाल किया, तो एमसीक्यूज़ में ये आ सकता है। अब नबाताती अजिसाम और इनकी बाफ्तों की साख्त में खुलिया का दखल ज़्यादा वाज़े तौर पर काबिल फ़हम है। बाफ्तों को खुर्दबीन मुताला से खुलिया का बुनियादी इकाई का इल्म होता है। बाफ्तें यानी कि ये जो आपके टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ मतलब ये आपकी स्किन जो है मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ से मिलकर बनती है। खुलिये ऐसी खसूसियात के हमल होते हैं जो इन्हें मुर्दा जिसाम से मुमताज़ करते हैं।
ये ग़िज़ाई मादे को हज़म करके खुलिया जाती अनासर में तब्दील करते हैं, तनफ़्सी अमल करते हैं, किसी अमल पर ये रद्द अमल करते हैं और नमू की किसी हद तक तकसीम और अफजाइश करके नशोनुमा करने की सलाहियत रखते हैं। खुलिये ज़िंदा होते हैं कम अज़ कम इस वक्त जब वो जवान हों और जिस्म के जिस अज़ू का हिस्सा हो इसकी फ़ेली अकाई होते हैं। इसमें उसने समझाया है कि जो खुलिये हैं, आपकी जो स्किन है, आपका स्ट्रक्चर है, आपके टिश्यूज़ हैं, ये इनको ग़िज़ा जो चाहिए होती है वो लेते हैं, ग़िज़ा पर अमल करते हैं, ग़िज़ा को अपना जुज़्व बनाते हैं और इसकी जो है ना ग़िज़ा को इस्तेमाल करके अपनी अफज़ाइश करते हैं, नशोनुमा करते हैं। मिसाल के तौर पर हम जो खुराक खाते हैं वो मैदे के बाद जो है इंटेस्टाइन में जाती है, उसके बाद वो खून में शामिल होती है और खून में शामिल होने के बाद वो हमारे जिस्म के तमाम खुलिये जो टिश्यूज़ हैं ना, सेल्स हैं हमारे जिस्म के, उन तक पहुंच जाती है और वो टिश्यूज़ जो हैं, वो खुलिये वो सेल्स हैं, वो खुराक को इस्तेमाल करते हैं और तभी जाके जो हमारी जिस्म की बढ़ोतरी होती है, हमारा जिस्म जो है ना बढ़ना फूलना शुरू होता है। इसके बाद उसने लिखा है कि किसी भी नबाताती जिस्म की ज़िंदगी का मुताला खुलिये और जड़ तना पत्तों की बाफ्तों के माबैन तल्लुक़ के नुक्ता निगाह से किया जाना चाहिए। यह पौधों के बारे में बता रहा है। नबातात यानी कि पौधे, इनके अफ़आल खुलिये की हरकत पर मबनी हैं। खुलिये 3 सिमती होते हैं, यानी नबाताती जो खुलिये हैं वो 3 सिमती होते हैं। इनकी गहराई, चौड़ाई और लंबाई होती है। इनकी शक्लें मुख्तलिफ़ होती हैं। इसका इन्हसार बाफ्तों, दबाव और दूसरी कुव्वतों पर होता है जो खुलिये पर असरअंदाज होती हैं जैसे जैसे इनका हुजम साइज़ बढ़ता है। हर खुलिया एक नीम माया शय से बड़ा होता है जिसको मादा हयात यानी प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ये MCQ बन सकता है या वो आपको प्रोटोप्लाज्म की डेफिनेशन पूछ सकता है। यानी एक खुलिया जो होता है उसमें एक लिक्विड टाइप जो है ना माया होता है जो उसमें खुलिये के अंदर, उसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इस मादा को खुलिया की झिल्ली घेरे होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यानी ये खुलिया होता है, उसके बाहर वाली साइड पे एक झिल्ली होती है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मैंने वैसे आपको सेल मेम्ब्रेन का बताया, ये वो आगे जाके जिक्र करेगा। मादा हयात एक मरकज़, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म पर मुश्तमिल होता है। यानी कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना, इसके मरकज़ में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इसमें साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। मरकज़ पर एक या कई मरकज़े होते हैं और खुसूसी मादे होते हैं जो विरासत का तयन करते हैं। इसमें वो बता रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है ना न्यूक्लियोलस भी होता है और उसके अंदर जो है ना आपका विरासती मादा जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, वो जीन्स की सूरत में ना वो मौजूद होते हैं जो कि विरासत का तयन करते हैं और खुलिये के इस्तिहाली फ़ेल को बाकायदा करता है, बढ़ोतरी का ज़िम्मेदार है। ये जो सेंटर वाला हिस्सा है खुलिये की बढ़ोतरी का ज़िम्मेदार है। उसकी मतलब जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं, जीन्स हैं उसके अंदर मौजूद हैं, वो उसकी बढ़ोतरी के, सेल की बढ़ोतरी के ज़िम्मेदार होते हैं। सेल को पहले जैसा बनाना इन जीन्स का ही काम होता है कि जो नया खुलिया बनता है वो पहले जैसा होता है। तो ये सारा कुछ कोड जो है वो जीन्स करते हैं। साइटोप्लाज्म में मखसूस जिसाम होते हैं जिसे प्लास्टिड्स या और माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। एक बात याद रखें, ये प्लास्टिड सिर्फ पौधों के सेल्स में पाए जाते हैं। ये जो है ना इंसानों के खुलियों में प्लास्टिड्स नहीं होते, ये पौधों के खुलियों में पाए जाते हैं। अब आगे ये पौधों के खुलियों के बारे में बता रहा है कि प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट हो सकता है जो हरे मादा की वजह से हरा होता है। क्रोमोप्लास्ट भी हो सकता है जो कि पीले, नारंगी या सुर्ख भी होते हैं। लीकोप्लास्ट भी हो सकते हैं जो कि बेरंग होते हैं। देखें ये पौधों के बारे में बता रहा है। कोई उसमें जो उनके जो सेल्स में साइटोप्लाज्म होता है ना, उसकी 3 किस्में हैं जिसे प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड जो है वो 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है प्लास्टिड के बारे में। जो सब्ज़ रंग के पत्ते होते हैं ना वो क्रोमोप्लास्ट के रंग की वजह से हैं। जो पत्ते दरख्त के जो पीले या नारंगी या सुर्ख होते हैं उनमें क्रोमोप्लास्ट ज़्यादा पाया जाता है। और लीकोप्लास्ट भी हो सकते हैं जो कि बेरंग होते हैं, यानी कि जिन पत्तों का रंग जो है इतना ज़्यादा वाज़ेह नहीं होता, डार्क नहीं होता, तो उनमें लीकोप्लास्ट हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, मुख्तलिफ़ शक्लों में होता है, गोल से छोटी सलाख नुमा होता है।
यानी कि खुलिये के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद होता है। ये आपने सिर्फ पढ़ लेना है। ये सारा कुछ जो है ना, ये बायोलॉजी है जो कि हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। खुलिये की नशोनुमा के दौरान मादा हयात खुलिये की दीवार के अंदर मौजूद जगह को भर देता है। जब खुलिया बढ़ोतरी करता है और पुख्ता होता है तो खुलिये की दीवार के अंदर सिर्फ एक तह की शक्ल में दिखाई देता है। खुलिये के अंदर बैज़ानमा जुज़्व उभरते हैं जो आबी गैर जिंदा खुलिये के रास से भरा होता है। बैज़ा बाहर से एक झिल्ली से गिरा होता है। बुनियादी तौर पर खुलिये एक ही नों के होते हैं, मतलब एक ही तरह के होते हैं। लेकिन अमूमन जब नशोनुमा और तफरीक के अमल से गुजरते हैं तो हुजम में मुख्तलिफ हो जाते हैं। यानी कि होते तकरीबन एक शक्ल के हैं लेकिन साइज़ इनका मुख्तलिफ हो सकता है, बड़े छोटे हो सकते हैं। लिहाजा बाज़ खुलिये गोल, ईंटनुमा, बेकायदा, तकलेनुमा और सिलेंडरनुमा होते हैं। खुलिये अपने अफ़आल की बुनियाद पर वहीयत में मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ खुलिये ग़िज़ा तैयार करने के ज़िम्मेदार हैं, बाज़ पानी के ज़िया को रोकते हैं, बाज़ खुलिये दूसरे खुलिये तैयार करने के लिए मखसूस होते हैं। अच्छा, आगे जो ये टॉपिक है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नूरी तरकीब यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस। ये फ़ोटोसिंथेसिस का जो प्रोसीजर है हम मैट्रिक में बायो जो है उसमें पढ़ चुके हैं। इधर मैं आपको फिर रिपीट करता हूँ। इसमें से क्वेश्चन जो है MCQs भी आ सकता है या वो फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में कह सकता है कि लिखें। फ़ोटोसिंथेसिस यानी रोशनी की मदद से पौधों का खुराक का तैयार करने का अमल फ़ोटोसिंथेसिस कहलाता है। नूरी तरकीब यानी रोशनी, ये नूरी तरकीब से मुराद रोशनी आपने लेना। वो अमल है जिसमें हर खुलिये के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नूरी तरकीब वो अमल है। नूरी तरकीब यानी कि रोशनी की मदद से खुराक तैयार करना। नूरी तरकीब वो अमल है जिसमें हर एक खुलिये के अंदर यानी हरे खुलिये यानी कि पत्ते के जो खुलिये हैं ना उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर से लेते हैं और पानी जो वो पौधे ज़मीन से लेते हैं और वो पत्तों तक पानी पहुंचता है। हरे मादा यानी कि क्लोरोफिल जो होता है ना पत्तों के अंदर मौजूद होता है। सब्ज़ पत्ते होते हैं जो दरख्तों के, उनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो पीछे पढ़ चुके हैं कि क्लोरोफिल की वजह से रंग जो है वो सब्ज़ होता है। क्लोरोफिल हरे मादे और सूरज की रोशनी में शक्कर तैयार की जाती है, यानी कि शक्कर यानी कि ग्लूकोज तैयार की जाती है जो कि एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है। चूँकि रोशनी ज़रूरी है इसलिए इसको नूरी तरकीब कहते हैं। जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रोशनी के ज़रिए खुराक तैयार करने का अमल जो है ना वो नूरी तरकीब कहलाता है, यानी कि फ़ोटोसिंथेसिस। नूरी तरकीब में इस्तेमाल होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, यानी कि हवा से पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, पानी ज़मीन से और तवानाई रोशनी से हासिल की जाती है। मतलब पौधा जो है रोशनी के बगैर खुराक नहीं बना सकता। ये हमने पहले कई बार मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। हासिल शुदा ऑक्सीजन हवा में खारिज कर दी जाती है। ये जो इस प्रोसीजर में ऑक्सीजन बनती है ना वो हवा में खारिज कर दी जाती है जो कि इंसान सांस के ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। जो कि हमें पता है कि पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं तो इसी अमल के ज़रिए ऑक्सीजन बनाते हैं। जो पौधों और जानवरों के लिए अहम जुज़ है, पत्ते नूरी तरकीब के लिए बुनियादी कारखाना है। यही मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी पौधों की खुराक है वो पत्तों में तैयार होती है। इसीलिए उसने कहा कि पत्ते नूरी तरकीब यानी फ़ोटोसिंथेसिस के लिए बुनियादी कारखाना है। दरअसल अगर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के सायरे को मिलाया जाए तो शक्कर हासिल नहीं होती। यानी कि अगर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को आपस में मिला दिया जाए तो ग्लूकोज हासिल नहीं होगी। ये एक इंतहाई पेचीदा तरीक़ाकार है जिसमें बेशुमार अमलियात और दरमियानी अशिया हासिल होती हैं। ये अमल दो बड़े मरहलों में वकूफ़ पज़ीर होता है। पहला मरहला नूरी मरहला कहलाता है। सब्ज़ मादा में तवानाई जज़ब होती है, यानी कि जब रोशनी मिलती है पौधे को और उसके पत्ते में जो जहाँ पे क्लोरोफिल सब्ज़ मादा होता है उसमें तवानाई जो है बाहर से रोशनी से जज़ब हो जाती है और पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूटता है। यानी जो पौधे ने पानी ज़मीन से लिया हुआ है, पानी यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है। पानी का फार्मूला जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दो चीज़ों पे से मिलकर पानी बनता है। तो यहाँ पे पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है, यानी ऑक्सीजन अलहदा हो जाती है और हाइड्रोजन अलहदा हो जाती है। दूसरा मरहला तरकीबी मरहला है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लिसरिक एसिड बनता है।
यानी दूसरे मरहले में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसने पत्तों ने बाहर से हासिल की है, उससे ग्लिसरिक एसिड बनता है जो शक्कर का बुनियादी ढांचा है। ग्लिसरिक एसिड यानी कि शक्कर का ये बुनियादी एक जुज़्व है। पानी से हासिल शुदा हाइड्रोजन ग्लिसरिक एसिड से मिलकर शक्कर बनाती है। यानी इधर से पौधे ने पानी ज़मीन से लिया और पानी टूट के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। हाइड्रोजन उसने अपने पास रख ली। उसके बाद उसने बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड हासिल की। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लिसरिक एसिड बन गया और ग्लिसरिक एसिड बनने के बाद जो पानी से हाइड्रोजन उसने पहले लिया हुआ है, वो हाइड्रोजन और ग्लिसरिक एसिड मिलकर शक्कर बन गई। ये आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर ना समझ आए तो इसी लफ्ज़ को फिर बार बार आपने सुनना है। तो पानी से हासिल शुदा हाइड्रोजन ग्लिसरिक एसिड से मिलकर शक्कर बनाती है। यानी दो चीज़ें उसने लहदा ली, एक प्रोसीजर हुआ, एक मतलब ये सारा कुछ एक प्रोसीजर से गुजरा है। तो इस प्रोसेस में ग्लिसरिक जो है हाइड्रोजन हासिल हुई, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हासिल हुई और उससे कार्बन डाइऑक्साइड से प्रोसीजर के ज़रिए ग्लिसरिक एसिड बना। दोनों चीज़ें मिलकर फिर ग्लूकोज बना दी। मतलब उन दोनों के चीज़ों से मिलकर ग्लूकोज बन जाती है, जो कि पौधा इस्तेमाल करके जो है ना अपनी एनर्जी के लेवल को पूरा करता है, जिसे जो ज़रूरियात होती हैं उसको पूरा करता है। शक्कर सब्ज़ पौधों में नशास्ता, चिकनाई, प्रोटीन और दीगर पेचीदा मरकबात की तैयारी में इस्तेमाल होती है। यानी कि ये जो शक्कर बनी है ये अब आगे पौधा यूज़ करेगा नशास्ता बनाने में, चिकनाई बनाने में, प्रोटीन और दीगर पेचीदा मरकबात की तैयारी में। ये अशिया हरे पौधों में नई बाफ्तों की तैयारी और तवानाई के सरचश्मा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। यानी कि इसकी जो इन चीज़ों के बाद इन चीज़ों से नई बाफ्तें यानी कि नए टिश्यूज़, पौधे के नए खुलिये जो हैं वो बनते हैं। और साथ में उसने लिखा कि तवानाई के सरचश्मा के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी कि जो पौधे को तवा नहीं चाहिए उसमें इस्तेमाल होते हैं। तमाम ग़िज़ाई मादे और दूसरी नबाताती मसनूआत मसलन शक्कर, नशास्ता, मग़ज़, फल, लकड़ी, तेल, अदविया और मुख्तलिफ़ रेशे जो बड़े पैमाने पर हासिल होते हैं, इसी सादा नूरी तरकीब के अमल के मरहूने मिन्नत हैं। मतलब कि हम जो फल खाते हैं, जो हम बीज लेते हैं पौधों से, लकड़ी लेते हैं, तेल लेते हैं, फूल लेते हैं, मतलब जो भी हम पौधों से चीज़ें हासिल करते हैं वो सारी चीज़ें फ़ोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही तैयार हो चुकी होती हैं। मज़ीद ये कि बेशतर विटामिन बी बिलवास्ता या बिला वास्ता पौधों से हासिल होते हैं, जैसे कि कैरोटीन से विटामिन ए हासिल होता है। ये आप टॉपिक को अच्छी तरह तैयार कर लें, जिस तरह मैंने समझाया है, जहाँ तक मैं समझा सकता था, मुझे जितना आता है मैंने आपको उसी तरीके से आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। पढ़ना आपको पड़ेगा मेरे भाई, गोल कर आपको किसी ने नहीं पिलाना, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब हम जो है ना अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं जी। अगला हमारा जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है। लड़के अक्सर इन्हीं टॉपिक्स की वजह से बुक को छोड़ देते हैं, नहीं तैयारी करते, उनको मुश्किल लगता है, वो भाग जाते हैं, कहते हैं हमसे नहीं पढ़ा जा रहा, फिर वो नोट्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा आपको। मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा, आपने बस याद करना है। अब देखें फार्माकोग्नोसी में पीछे उसने थोड़ी सी उसका तारुफ़ करवाया फ़ोटोसिंथेसिस वगैरह के बारे में। अब ये जो है ना सफ़ा नंबर 121, इस पे उसने बाब 2 में लिखा पाकिस्तान की अद्वियाती पौधों का मुताला, स्टडी ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ पाकिस्तान। यानी पाकिस्तान में जिन पौधों से अद्वियात हासिल की जाती हैं उनका वो हम इधर मुताला करेंगे। तो उसमें जो है मेन मैं आपको बता देता हूँ। अल्कलाइड्स हैं, अल्कलीन मा, मतलब ये जो फार्माकोग्नोसी में आ रहे हैं ना मेन टॉपिक्स, उसमें अल्कलीन मा है, अल्कलाइड्स हैं। तो इसकी आगे किस्में हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। दूसरा है ग्लाइकोसाइड्स, ठीक है, ये भी फार्माकोग्नोसी का हिस्सा है, यानी कि पौधे जिनसे अद्वियात बनाई जाती हैं। और तीसरे नंबर पर है वोलेटाइल आयल, वोलेटाइल आयल। और उसके बाद है रीजन्स, और उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट्स। ये सारी इनकी फिर आगे किस्में हैं। ये सारा जो है ना सफ़ा नंबर 140 तक
सफ़ा नंबर 140 तक जो है ना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन आपने इसको बार बार पढ़ना है और याद करना है। अभी जो आपको बताता हूँ अल्कलाइड्स के बारे में बताता हूँ। अल्कलीन माँ यानी अल्कलाइड्स, अल्कलाइड्स इंग्लिश का लफ्ज़ है, अल्कलीन माँ उर्दू का लफ्ज़ है। अल्कलाइड्स के मानी है अल्कलीन माँ, जो पौधों के अज्जा की बुनियादी माहियत को ज़ाहिर करता है। अल्कलीन माँ की ये बुनियादी माहियत साल्मा जाती साथ में अमाइनो नाइट्रोजन की मौजूदगी है। अब अगर वो आपसे पूछता है ना अल्कलीन माँ क्या है, तो आपने बताना है कि अल्कलीन माँ वो पौधे हैं जिनमें अमाइनो नाइट्रोजन पाया जाता है। अमाइनो नाइट्रोजन की मौजूदगी जो है ये अल्कलीन माँ को ज़ाहिर करती है। ये आपने लफ्ज़ जो है ना इसको अच्छी तरह याद कर लेना है कि अल्कलीन माँ की जो है ना खसूसियत ये है कि उसमें अमाइनो नाइट्रोजन पाया जाता है। अल्कलीन माँ वाली अदवियाँ मुनफरद फ़ेलियाती असर रखती हैं, यानी कि इनका थोड़ा सा मुनफरद असर होता है। बाज़ सादा उजला स्मूथ मसल के लिए मुहर्रक हैं। मुहर्रक यानी कि हरकत देना, मतलब बाज़ अद्वियात आपके उज़लात को हरकत में लेकर आ जाती हैं। बाज़ मस्कन सीडेटिव यानी कि मस्कन सीडेटिव सुकून आवर नशा आवर हैं। आगे है जी बाज़ पेशाब आवर, यानी इसकी तो आपको समझ लगी होगी कि बाज़ अद्वियात जो अल्कलीन में है वो पेशाब आवर के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, यानी उनसे पेशाब जो है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है। कै आवर यानी कि इनसे उल्टी आ सकती है, उल्टी लाने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। और मलेरिया की अद्वियाँ हैं, यानी कि अल्कलीन में जो हैं वो मलेरिया की अद्वियात के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। अल्कलीन माँ पौधों के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं, यानी अल्कलीन माँ जो हैं अद्वियात वो पौधों के तमाम हिस्सों में पाई जाती है और किसी मखसूस पौधे में किसी ख़ास जगह मुर्तकिज़ होते हैं। यानी किसी पौधे में किसी ख़ास जगह पर मुर्तकिज़ यानी कि ज़्यादा मकदार में होती है। वैसे तो तमाम हिस्सों में अल्कलाइड्स पाए जाते हैं पौधे के, लेकिन किसी ख़ास हिस्से में इनकी मकदार जो है वो ज़्यादा होती है। पसकोनीन को सिनकोना की छाल सिनकोना बार्क से हासिल करते हैं, यानी कि जो कनीन है वो पौधे की जो सिनकोना नामी पौधा है उसकी छाल से हासिल करते हैं। बाकी हिस्से में हो सकता है इसकी मकदार कम हो या ना हो, लेकिन छाल में इसकी ज़्यादा मकदार है तो इसकी छाल से कोनीन को हासिल किया जाता है। और पौधे को दूसरे हिस्सों में इसकी कोई ख़ास मकदार नहीं होती। इस तरह स्ट्रिक्निन को स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के बीजों से हासिल किया जाता है। स्ट्रिक्निन एक दवाई है जो चूहे मारने के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसको स्ट्रिक्नस नक्स वोमिका के बीजों से हासिल करते हैं। ये आगे हम ना इसका स्ट्रिक्निन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसका उसने लिखा कि पौधे के दूसरे हिस्सों में ये नहीं पाई जाती। बहरहाल बाज़ औक़ात अल्कलीनुमा पौधों के फलों और बीज में भी पाए जाते हैं। जब पौधा छोटा हो तो अल्कलीनुमा खुलियों के रस में नामियाती नमकियात के साथ मसलन सिट्रेट, टार्ट्रेट, टैनेट्स, लैक्टेट्स या मिलेट्स के साथ मरकब की सूरत में पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात गैर नामियाती नमकियात के साथ भी मरकब होते हैं, जैसे सल्फ़ेट और फॉस्फेट। यानी नमकियात के साथ अगर इनके अल्कलाइड्स के मरकब होंगे तो उनको सल्फ़ेट और फॉस्फेट कहेंगे। बाकी इसी तरह इसने ये दूसरा समझाया है, ये भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुश्किल है आपको करना भी याद हो तो ये दूसरी चीज़ें आपने याद लाजमी करनी है। जब पौधा पुख्ता या मुकम्मल होता है तो यही चीज़ें ख़ास हिस्सों में जमा हो जाती हैं। यानी कि अल्कलाइड्स पौधे के तमाम हिस्सों में मौजूद होते हैं, लेकिन जब पौधा पुख्ता या मुकम्मल यानी बड़ा पौधा हो जाता है, फल तैयार हो जाता है, तो अल्कलाइड्स किसी एक हिस्से में जो है वो ज़्यादा मकदार में जमा हो जाते हैं। आजकल बेशतर अल्कलीनुमा कम मकदार में सिंथेसाइज़ किए जाते हैं, मगर सिंथेटिक तरीका खासा महंगा पड़ता है, लिहाजा अल्कलीनुमा हासिल करने के लिए कुदरती ज़राए ज़्यादा मुनासिब हैं। अच्छा देखें, इसमें उसने जो लिखा है ना कि सिंथेसाइज़ यानी कि एक होता है किसी चीज़ को हासिल करने का कुदरती तरीका और दूसरा होता है सिंथेटिक। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो अल्कलाइड्स हैं ये सिंथेटिक तरीके से भी हासिल किए जा सकते हैं और कुदरती तरीके से भी। कोई भी अशिया जो है वो कुदरती तरीके से भी हासिल हो सकती है, जिस तरह पौधे कुदरती शक्ल में मौजूद हैं। तो कुछ अद्वियात जो हैं वो सिंथेटिक तरीके से तैयार की जाती है, मतलब उन पौधों की से दवाई हासिल करने के बाद उसे मज़ीद उस पर प्रोसीजर करके केमिकल्स उसमें मुख्तलिफ और अद्वियात शामिल करके सिंथेटिक तरीके से उसकी शक्ल को थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है।
अच्छा, इसमें उसने लिखा लिहाजा अल्कलीन मा हासिल करने के लिए कुदरती ज़राए ज़्यादा मुनासिब हैं। कुदरती ज़राए यानी ये सस्ते पड़ते हैं। बेशतर अल्कलीन मा बेरंग, ठोस और कलमी होते हैं। ये लफ्ज़ आपने याद कर लेना। बेशतर अल्कलीन मा बेरंग, ठोस और कलमी होते हैं। इनमें कुछ माया होते हैं मगर कलमी नमक बनाते हैं। असूली तौर पर ये अल्कलीन माँ पानी में नहल पजीर हैं। ये भी चीज़ याद कर लें, MCQs बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि अल्कलीन माँ पानी में ना हल पजीर यानी कि अल्कलाइड्स जो हैं पानी में हल नहीं होते। लेकिन दूसरी चीज़ भी आगे सुने, और नामियाती ऑर्गेनिक महलल में हल पजीर होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक महलूल जो है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन शामिल है उसमें हल पजीर है। पानी में जो है ना ये ना हल पजीर है, लेकिन नामियाती यानी ऑर्गेनिक महलल में हल पजीर है। दूसरी तरफ अल्कली नमा के नमकियात यानी अल्कलाइड्स के जो नमकियात हैं वो पानी में हल पजीर हैं। वैसे अल्कली नमा पानी में ना हल पजीर है, लेकिन अल्कली नमा के नमकियात पानी में हल पजीर है, मगर नामियाती महलल में ना हल पजीर हैं। ये थोड़ा सा उल्ट है, ये आपने इसको समझना है इस पॉइंट को, कि जो अल्कलीन मा है पानी में ना हल पजीर और ऑर्गेनिक महलल में हल पजीर हैं। इसी तरह अल्कलीन मा के नमकियात पानी में हल पजीर हैं मगर नामियाती महलल यानी ऑर्गेनिक महलल में ना हल पजीर है। इसी खासियत की बुनियाद पर अल्कलीन मा को आबी महलूल से असास के शामिल करने के बाद मरसूब किया जाता है। अगले सफ़े पर आते हैं, तो उसमें उसने ये लिखा जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा फोकस कर लूँ कैमरे का। अच्छा, उसने लिखा बेशतर अल्कलीन मा नज़री अमल ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये भी MCQs बन सकता है क्योंकि ये उमूमन लिवर रोटेटरी होते हैं। ये भी MCQs बन सकता है कि अल्कलीन मा लिवर रोटेटरी होते हैं या क्या होते हैं, ये नीचे वो MCQs पूछ सकता है। बाकी ये थोड़ी सी डिटेल उसने दी है यहाँ तक। इसको मेरे ख्याल से ज़्यादा याद कर रटा मारने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। जो मैंने MCQs इसमें से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, वो आप लाजमी याद करें। ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें हो सकता है कोई MCQs बन जाए, लेकिन जहाँ जो बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो अल्कलाइड्स में अद्वियात आती हैं, जैसे एफिडरा है, ओपियम है, बेलाडोना है, ठीक है, और दूसरी जो है आगे नक्सवोमिका है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। तो आपने जितना मैंने अल्कलाइड्स के बारे में बताया है इसको अच्छी तरह याद करें, बार बार पढ़ें, इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएगी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।